नमस्ते बेटाओं, हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जनसंख्या का वितरण, घनत्व और जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे जनघनत्व। कल हमने अध्ययन किया था किसका? घनत्व और घनत्व के प्रकार। किसका अध्ययन किया था? घनत्व एवं घनत्व के प्रकारों का अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम अध्ययन किसका करेंगे? जनघनत्व के आधार पर वर्गीकरण, यानी विश्व को जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाँ, आपके जो बुक में ये ध्यान रखना, इनका क्रम जो दे रखा है, पहले अधिक घनत्व वाला, फिर अत्यधिक वाला, फिर अधिक वाला, फिर सामान्य, फिर कम और जनविहीन का। ये जो मैंने लिखा है इससे उल्टे क्रम में दे रखा है। वहां आपके कंफ्यूजन ये था कि आपको ये जो था वो भी उल्टे क्रम में याद करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको अपने सुविधा अनुसार सीधा कर दिया याद करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको 1 से 250 तक का आसानी से याद हो जाएगा, जबकि आप इसको उल्टा याद करोगे कि 250 से बेक में आना, 1 तक आना, वो आपको कम याद हो पाएगा, देर से याद हो पाएगा, लेकिन ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कितने भाग हैं हमारे पास? 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। सुनना, पहला जनविहीन क्षेत्र, यानी एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम वाला जो क्षेत्र है वो जनविहीन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 कम घनत्व के क्षेत्र, यानी एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति का जो घनत्व है वो क्या कहलाता है? कम घनत्व का क्षेत्र। ठीक है, फिर सामान्य घनत्व, 10 व्यक्ति से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? सामान्य घनत्व का क्षेत्र। 100 व्यक्ति से और 250 व्यक्ति तक के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? अधिक घनत्व का क्षेत्र। और 250 व्यक्ति से अधिक वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? अत्यधिक घनत्व का क्षेत्र। क्या कहलाएगा? अत्यधिक घनत्व का क्षेत्र कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना, एक तो ये और एक ये दोनों, यानी जनविहीन क्षेत्र और अत्यधिक घनत्व के क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के उदाहरण आपसे वहां पूछे जाते हैं। उदाहरणों में यह बात ध्यान रख के चल लेना कि आप इन दोनों के बारे में विशेष ध्यान देना। उदाहरण के बारे में इन दोनों पॉइंट्स पर आपको विशेष ध्यान देना है। दिक्कत पहला आता है अपना जनविहीन क्षेत्र। जनविहीन क्षेत्र हम किसे कहेंगे? विश्व के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनका औसत घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जनविहीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और विश्व में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? विश्व में ऐसे 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो जनविहीन हैं, यानी जिनका औसत घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। पहला, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य रेखा, ये ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र विषम जलवायु के कारण क्या है? जनविहीन क्षेत्र के रूप में है। ठीक है, दूसरा, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवीय के निकटवर्ती जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर भी ठंडी जलवायु या विषम जलवायु, कठोर जलवायु के कारण ये भी जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, विश्व के जितने भी उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे हिमालय का उच्च पर्वतीय भाग हो या एंडीज पर्वतमाला का उच्च पर्वतीय भाग हो, ये सारे के सारे क्या हैं? जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं उष्ण, विश्व के उष्ण एवं शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, विश्व में उष्ण और शीत मरुस्थलीय जितने भी क्षेत्र हैं वे सारे के सारे क्षेत्र विषम जलवायुगत परिस्थितियों या कठोर जलवायुगत परिस्थितियों के कारण क्या है? जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग तो अभी तक ये समझते हो कि जहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है या रेत ही रेत होती है वो सारा भाग मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये तो है उष्ण मरुस्थल। कौन से हैं? उष्ण मरुस्थल, जहाँ तापमान अत्यधिक रहते हैं। ठीक है, और हर कहीं पर केवल क्या नजर आती है? हमारे को रेत नजर आती है या पत्थर टीले वगैरह नजर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन शीत मरुस्थल भी होते हैं, ये बात ध्यान रख के चल लेना। ठीक है, जहां तापमान बहुत लो होते हैं और वृक्षों का इनका कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं होता, कहीं पर भी हमारे को वनस्पति दृष्टिगत नहीं होती है। जहां पर भी हम नजर दौड़ाएं वहां या तो बर्फ ही बर्फ नजर आती है या तापमान बहुत लो महसूस होते हैं। ठीक है,
भारत में लद्दाख का जो क्षेत्र है वो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखना। उष्ण मरुस्थलीय पश्चिम का हिस्सा भारत में कौन सा? थार का मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा? थार का मरुस्थलीय क्षेत्र उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा लेंगे। सेकंड आता है अपना कम घनत्व के क्षेत्र। कम घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आएंगे बेटा? एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र। ठीक है, विश्व के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनका औसत घनत्व, क्या? विश्व के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनका औसत घनत्व एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कम घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? कम घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। कम घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे बेटा? एशिया के पश्चिम एशिया में पश्चिम एशिया के राष्ट्र जितने भी ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये सब पश्चिम एशिया के राष्ट्र हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा साइबेरियाई क्षेत्र, एशिया का जो उत्तरी भाग है जो रशिया के अंतर्गत आता है, साइबेरिया का वो क्षेत्र भी क्या है? कम घनत्व के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद में तीसरा आता है अपना सामान्य घनत्व के क्षेत्र। सामान्य घनत्व के क्षेत्र यानी 10 व्यक्ति से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र किस में आते हैं? सामान्य घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। विश्व के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनका औसत घनत्व 10 व्यक्ति से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य है, उन्हें हम सामान्य घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? विश्व के घास के मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? विश्व में घास के मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना आता है अधिक घनत्व के क्षेत्र और पांचवा अत्यधिक घनत्व के क्षेत्र। ठीक है, अधिक घनत्व के क्षेत्र विश्व के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनका औसत घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिक घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे मुझे? अधिक घनत्व के क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और अधिक घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं विश्व के? मध्यवर्ती उत्तरी अमेरिका और पूर्वी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी यूरोप। क्या? पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप इसके अंतर्गत आते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। अगला अत्यधिक घनत्व के क्षेत्र। अत्यधिक घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? विश्व के वैसे भौगोलिक क्षेत्र जो 200 जिनका औसत घनत्व कितना है? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। क्या? जिनका औसत घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अत्यधिक घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंतर्गत ये बात ध्यान रखना, इसमें विश्व में जो जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, आपके कोर्स में 4 महामानव समूह हैं। उन 4 महामानव समूह में 3 बड़े जो महामानव समूह हैं वो अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं। पहला महामानव समूह कौन सा? पूर्वी दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया यानी मानसून एशिया के नाम से जिसे जाना जाता है। क्या? पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, फिर दूसरा उत्तरी और उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती यूरोप। ठीक, और तीसरा दक्षिणी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। कौन सा? दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका यानी इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? कनाडा का पूर्वी भाग वाला हिस्सा यानी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती जो क्षेत्र का हिस्सा है उस समय इसके अंतर्गत आएगा। प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये हमारे हो गए कौन क्या हो गया? आज जल घनत्व के आधार पर वर्गीकरण पूरा हो गया। कोई दिक्कत